जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना साइंस का एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग लगभग 55 दिन की क्लास करने वाले हैं, जो कि सारी क्लासेस आपकी 35 से 40 मिनट मैक्स टू मैक्स होने वाली है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने अपने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये आपका 8वां लेक्चर है, ठीक है। इस 8वें लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि साउंड है, ध्वनि, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी में ध्वनि चैप्टर कौन सी क्लास में है, तो एक तो आपको 8th क्लास में देखने को मिलती है और एक 9th क्लास में देखने को मिलती है, ठीक है ना। मैंने पूरी कोशिश किया है कि दोनों क्लासेस के जो कंटेंट है एक साथ समराइज करके आप लोगों को दे सकूं और साथ ही साथ आपको क्या करूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी करवा सकूं, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साउंड की, ठीक है ना। साउंड कैसे उत्पन्न कैसे होता है उसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। देखिए अगर कोई भी साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले किसी की चीज का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिस्टरबेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास टेबल है, अगर मैं चाहता हूं इसमें से साउंड निकले तो इसको टच कर लूंगा, डिस्टरबेंस करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं चुटकी बजाता हूं तो डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसके डेफिनेशन की सिंपल बात करूं, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह चारों ओर माध्यम में संपीड़न करती है। कंपन करने का मतलब होता है जैसे कोई चीज हिल रहा है तो चारों तरफ का संपीड़न करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फैलता है, कंप्रेस होता है, इस तरह से कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अच्छा, कह रहे हैं ये संपीड़न और विरल ध्वनि तरंगों के रूप में माध्यम में यात्रा करती है। इसको हम बताएंगे कैसे चलती है। ध्वनियाँ जो होती हैं दो तरीके से मूव करती है। कैसे, एक तो बहुत सघन हो जाती हैं संपीड़न, फिर उसके बाद दूर दूर, फिर उसके बाद बहुत पास पास पास, फिर इस तरह से दूर दूर दूर, इस तरह से क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात हो गई कि अगर आप चाहते हैं ध्वनि उत्पन्न हो तो आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करना जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट की, वाद्य यंत्रों की बात करूं, जैसे ये गिटार या फिर सितार होता है, इसमें कहाँ डिस्टरबेंस किया जाता है, इसकी जो वायर होती है, जो डोरी होती है, इसमें डिस्टरबेंस किया जाता है ना। आप लोगों ने गिटार बजाया होगा, इस तरह से जब डोरियों को डिस्टर्ब करते हो तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। जैसे तबला हो गया, इसमें इसका जो झिल्ली है, झिल्ली वाली सतह है, इसको डिस्टर्ब किया जाता है। जो बांसुरी अगर बजाते हैं तो उसमें जो वायु स्तंभ होते हैं, खाली जगह होती है, एयर कॉलम्स होते हैं, इनमें डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, पियानो में इस तरीके से दबा करके डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। कई बार तो अगर हम सीटेड जैसे एग्जाम की बात करें तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि वाद्य यंत्र का नाम दे देगा, पूछेगा किसमें किस सतह को डिस्टर्ब किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे मान लेगा कि स्ट्रिंग किसमें डिस्टर्ब किया जाता है, गिटार, सितार, ढोलक, इस तरीके से दे देता है कई सारे ऑप्शन। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा आगे बढ़ चलते हैं। एक चीज ये बताओ, हमारे गले से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब हमारे गले में भी कोई चीज ऐसा है जो क्या करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो जी बिल्कुल, तो देखिए मानव वाक यंत्र होता है जो कॉकल से होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये इस तरीके से संरचना बनी होती है जिसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, वॉइस प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये देखिए गले के भाग में, ये देखो से, ये एनसीईआरटी की ही फोटोग्राफ्स है, ठीक है ना। तो ये यहीं से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसको वाक यंत्र या वॉकल करके बोला जाता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एक चीज तो हो गया ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात कर लेते हैं, ध्वनि को यात्रा कैसे की जाती है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल कैसे करती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो एकदम दिमाग में छाप लीजिए कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है, यानी इसका मतलब माध्यम आवश्यक है तो बिना माध्यम के ट्रेवल नहीं करेगी। तो एक चीज यहां से कंफर्म हो जाता है कि ध्वनि जो है निर्वात में कभी भी ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है, जी नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती है, ठीक है ना। अच्छा आगे कह रहे हैं कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। पहली बात तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि ध्वनि कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंगों को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या इस कह रहा है, देखिए इसीलिए इसे यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कौन से हो सकते हैं, ठोस माध्यम हो सकता है, तरल द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, इस तरीके से कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है,
ठीक है ना। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करती है, ट्रेवल नहीं करती है, साउंड डजंट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है ना, ये समझ गए। चलिए अगर मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊं एनसीईआरटी की, तो देखिए यहाँ पे घंटी को पानी के जार में डाल करके टच किया गया है, तब भी इससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो एक चीज यहीं पे ये भी याद कर लो, सबसे तेज साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो ठोस में होता है, ठीक है, उससे कम होता है आपका द्रव में, सबसे कम होता है किसमें, गैस में, ठीक है ना, इसमें सबसे कम साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दे देगा कि स्टील की रॉड है उसमें ध्वनि ज्यादा होगी या साउंड पानी में, तो आप बोल देना स्टील में, मतलब जो ठोस होंगे उसमें ज्यादा ध्वनि प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इनके कुछ बेसिक गुणधर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम ध्वनियों के गुणधर्म की बात करें तो इसमें दो इनके मुख्य गुणधर्म होते हैं। एक आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी, जिसको कि आवृत्ति बोला जाता है, दूसरा आयाम जिसको कि एम्पलीट्यूड बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये कैसे, इनके गुणधर्म क्या है, ये क्या काम करते हैं उसको समझ लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, यह ध्वनि तरंगों के प्रति सेकंड की संख्या को दर्शाता है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं हर सेकंड कितनी ध्वनि तरंगे जो होती है इस तरह से चलती हैं, ठीक है ना, कितनी तरंग एक सेकंड में प्रोवाइड हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति बोली जाती है। इसे मेजर किस में करते हैं आप लोग, आवृत्ति को हर्ट्ज में, HZ हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा इसे फ्रीक्वेंसी से ये डिसाइड होता है कि कोई आवाज कितनी तीक्ष्ण है या कितनी सॉफ्ट है, ठीक है ना। कहा जाता है गर्ल्स की आवाज में फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, उनकी आवाज कर्कश मतलब तीक्ष्ण होती है, ठीक है ना। वहीं अगर बॉयज की आवाज की साउंड की बात करें तो उनके आवाज में क्या होती है, लाउडनेस ज्यादा होती है, मतलब आयाम ज्यादा होती है। तो एक बात पता चल गया कि तीक्ष्णता डिसाइड कैसे होता है, आवृत्ति से होती है, ठीक है ना। अच्छा और अगर मैं बात करूं लाउडनेस कैसे डिसाइड होती है, तो लाउडनेस आपकी एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम से डिसाइड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें दे रखा है। श्रव्य जो ध्वनि की आवृत्ति होती है ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि जो सुनने योग्य ध्वनियां होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, इन्हें श्रव्य ध्वनियां बोलते हैं, ठीक है ना। इससे अगर 20,000 से अधिक हर्ट्ज की ध्वनियां हैं तो उसे पराश्रव्य बोला जाता है, और 20 से कम को अपश्रव्य बोला जाता है। इनके भी कई सारे इस्तेमाल हैं, पर अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, एक बेसिक कंफर्म करना है हमें इस सीरीज के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए तो आवृत्ति समझ गए आप लोग। चलिए अच्छा यहाँ पे देखिए कह रहा है आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करता है, ये देखिए बताया ना, तो यहाँ से आवृत्ति कितनी अधिक है उससे पता चलेगा कि ध्वनि में कितनी तारतम्य है, ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है, ये ध्वनि तरंगों की हाइट कितनी है मैक्सिमम वही बताता है। जैसे अगर ये वेव है तो इसमें मैक्सिमम हाइट कितनी है यही बताता है इसके आयाम को, ठीक है ना। कह रहा है यह ध्वनि तरंग की ऊर्जा या तीव्रता को दर्शाता है, ठीक है ना, ध्वनि तरंग की ऊर्जा को दर्शाता है। अधिक आयाम का अर्थ है अधिक तेज ध्वनि, मैंने बताया ना लाउडनेस, जैसे अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूं इसका मतलब मेरा एम्पलीट्यूड काफी रेंज में चल रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, आयाम समझ गए, बहुत बेसिक चीजें अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गति यानी स्पीड की, जैसा कि मैंने ऑलरेडी ही आपको बता दिया, ध्वनि की गति माध्यम में निर्भर करती है, जितना अच्छा माध्यम होगा जितना ठोस होगा उतने ही ध्वनियां तेज जाएंगी, ठीक है ना। जैसे देखिए कि ठोस में अधिक है, फिर तरल, फिर गैस, ध्वनि की गति का क्रमशः दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा देखिए एक बच्चा, ये एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है, टेबल पे आप कान लगा करके अगर ऐसे सुनेंगे ना, ऐसे धप्प करके मारेंगे तो वो बहुत तेज आवाज सुनाई देगी, लेकिन वहीं धप्प करके मानो और ऐसे सुनो तो वो कम आएगी। इससे क्या प्रतीत होता है, ध्वनि ठोस पदार्थों में अधिक संचरण करती है, अधिक स्पीड में संचरण करती है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आ गया है कि हमारा कान कैसे सुनता है। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर है, आपने अगर सीटेट एग्जाम दिया होगा तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे कान को 3 खंड में डिवाइड किया गया, ठीक है, कौन कौन सा, एक बाहरी खंड, बाहरी कान जिसको बाह्य ईयर बोलते हैं, आउटर ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, ठीक है, मध्य कान, एक होता है अंतः कान, ठीक है ना, आंतरिक ईयर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 3 भागों में बटे हुए हैं, तो ये कैसे होता है मैं बता देता हूँ। ये जो पिन्ना होता है, जो कर्ण पल्लव है, जो बाहर साइड दिखता है, इसका काम होता है बाहरी कान का ध्वनि को एकत्रित करना।
ध्वनि जब एकत्रित हो जाती है ना, तो ये एक कैनाल होती है, ट्यूब होती है, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको ईयर ड्रम देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये देखिए कर्णपटह लिखा ना, कर्णपटह की इंग्लिश होती है ईयर ड्रम। जब कोई भी आवाज आती है तो ईयर ड्रम में क्या होता है, टकराती है, और टकराने के बाद सेंसेशन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। वो सेंसेशन चला जाता है अंतःकरण में, अंतःकान में चला जाता है। ये देखिए अंतःकरण की ये पूरी संरचना है। अंतःकरण में जाने के बाद आगे एक वो होता है इंफॉर्मेशन तरंग, मतलब एक वायर की तरह होता है जो ले जाकर के मस्तिष्क को पहुंचाता है। यहाँ आगे मस्तिष्क जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो पहले तो यही आपको पता होना चाहिए क्या, कि कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कान और मध्य कान और अंतःकरण, ठीक है ना। अब मध्य कान क्या करता है, ध्वनि को कंपन में बदलता है। ध्वनि को कंपन में बदलने से मतलब क्या है, यही जो ईयर ड्रम है, इसका ड्रम का मतलब होता है ना ढोल जैसा, तो वो उसी की बात कर रहा है, ईयर ड्रम है। अंतःकान क्या करता है, ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। बस इतना सा है एनसीईआरटी में, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, समझ गए। पहले कान आवाज को इकट्ठा किया, मध्य कान में ले गया, ईयर ड्रम वहां मिला, वहां पर आवाज डिस्टरबेंस क्रिएट किया। डिस्टर्ब होने के बाद एक क्या हुआ, सेंसेशन जो है मस्तिष्क में पहुंचा, मस्तिष्क ने फील कर लिया कि कोई साउंड आ रही है, ठीक है। चलो अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा कोर्स को, ठीक है, बहुत आराम से बेसिक कंफर्म करवा दूंगा। इसमें देखिए क्या कहता है, साउंड रिफ्लेक्शन, ध्वनि का परावर्तन। आप लोग देखते होंगे जैसे अगर ये बंद कमरा है, मैं जोर से चिल्लाऊं ना तो दीवारों से टकरा टकरा करके साउंड हमें वापस सुनाई देता है। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसी तरह से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। इससे ही क्या होता है, प्रतिध्वनियां आती हैं जिसको कि इको बोलते हैं। जैसे अगर कई बार होता है ना कि एक ही साउंड रिपीट करके सुनाई देता है, फिल्मों आप सुने होंगे कि हेलो 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 इस तरीके से आता है ना, तो वो इको होता है। एक ही ध्वनि बार बार टकराती है, आगे दीवार हो कोई चीज हो ना, वहां से टकरा करके, या खाई और पहाड़ियों में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए कह रहा ना, ध्वनि दीवारों या ठोस सतहों से टकराकर वापस लौट सकती है, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बिल्कुल उसके तरह ही है जैसा अपना प्रकाश का होता है, लाइट का होता है। समझ गए बेसिक चीज। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आ जाते हैं साउंड पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जब कोई चीज रेंज के बाहर हो जाता है तो उसे प्रदूषण मान लिया जाता है। जैसे अत्यधिक ध्वनि स्तर, जिससे शोर कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, शोर कहते हैं, ठीक है ना। मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है अगर अत्यधिक ध्वनि आ जाए तो, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, इसे कम करने के उपाय क्या है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा शोर ना हो, तो आप लोग देखते होंगे कि रोडों के किनारे क्या होते हैं, पेड़ों की मफलर लगी होती है, जिसको कि ग्रीन मफलर भी बोला जाता है। बहुत सघन पेड़ लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो वाहनों की आवाज है वो बाहर शहर में ना जाए, ठीक है ना। तो आप अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, या कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कुछ डिवाइस आती हैं जो साउंड नॉइस को कम करने का काम करती हैं, ठीक है ना, शोर को घटाने का काम करती हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चले आगे बढ़े, आ जाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है, श्रव्य ध्वनियां और परश्रव्य ध्वनियां क्या होती हैं। इसमें आगे भी जब हम आपको पर्टिकुलर किसी उसके लिए पढ़ाएंगे तो उसमें ये भी बताएंगे कि परश्रव्य कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, किसमें नहीं किए जाते हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो श्रव्य ध्वनि का रेंज होता है, एकदम रट लेना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। और श्रव्य ध्वनियां ये हो गया। अपश्रव्य ध्वनियां क्या होती हैं, अश्रव्य ध्वनियां 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और पराश्रव्य इसको बोलते हैं 20,000 से ज्यादा वाली को, ठीक है। तो ये कई बार मैंने बता दिया, ये आपको अब याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं, कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही है। पहला, ध्वनि जल की अपेक्षा वायु में धीमी गति से चलती है। हाँ जी बिल्कुल, क्रम क्या है, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। तो गैस कह रहा है कि गैस में कम चलती है, तो ये तो सही कह रहा है, तो पहला तो सही हो गया। सेकंड कह रहा है कि ध्वनि यानी कि साउंड वायु की अपेक्षा स्टील में अधिक तेजी से चलती है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि स्टील ठोस है। स्टील क्या है हमारा, ये ठोस है। जब ठोस है इसका मतलब इसमें अधिक तेजी से चलेगा इन कंपैरिजन टू गैस। साउंड तो, वायु तो गैस होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दे रखे हैं, 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है उन ध्वनियों के समूह की पहचान करें जिन्हें मनुष्य सुन सकता है। अभी मैंने बताया कि श्रव्य ध्वनियों को सुनता है किस तरह, 20 हर्ट्ज से कितने 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन पाता है, ठीक है ना। तो 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है। तो बताइए इसके अंदर 20 से 20,000 के अंदर कौन आएगा? 10 हर्ट्ज 20 के अंदर नहीं आएगा तो कट गया। 50 आएगा, 15,000 भी आएगा, 25,000 तो 20,000 को क्रॉस कर गया, ये भी काट दीजिए। तो आपका आंसर हो गया बी एंड सी। बी एंड सी सेकंड पे दे रखा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। ये देखिए आ गया ना, कह रहे हैं मनुष्य में ध्वनि खाली स्थान या स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। दो खाली स्थान वाक यंत्र के आर पार इस तरह फैले होते हैं कि वायु के गुजरने के लिए उनके बीच एक सकरी दरार रह जाती है। तो ये आपका वाक यंत्र और वाक तंतु होते हैं, ठीक है ना। तो वाक यंत्र मैंने बता ही दिया, श्वास नली होगा नहीं, वाक यंत्र, श्वास नली कट गया, झिल्ली नहीं होती है, वाक तंतु होता है। यहाँ छोटा सा गले में क्या होता है, लाइन से पाइप जैसा होता है, ठीक है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए देखने में बस बड़ा क्वेश्चन लिखा है बहुत आसान, ठीक है ना। इसमें बेसिकली आपसे कह रहा है, देखिए ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में माध्यम से यात्रा करती है। ये तरंगे कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं और गैसों, द्रवों, ठोसों पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। ध्वनि की चाल उस माध्यम के आधार पर भिन्न होती है जिसमें वह यात्रा करती है। देखिए कह रहा है मैं सबसे तेज मूवमेंट, तो ठोस आ जाएगा आपका आंसर, ठोस से शुरू होगा, या दो ऑप्शन बचे। उसके बाद फिर उससे कम द्रव में, फिर आ जाता है गैस में, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। बहुत क्वेश्चन छोटा सा था, बस लिखा बहुत सारा कुछ है, ठीक है ना। आपसे बस क्रम पूछ रहा था, तो ठोस, द्रव, गैस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए टाइम वेस्ट करना मेरा उद्देश्य होता नहीं है, मैं क्लास में बस पढ़ाने से ज्यादा मतलब रखता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है। तो ये देखिए ईयर ड्रम बोलते हैं इसको, ड्रम, कर्णपटह को, ठीक है ना। तो कंपन कहां होता है? मध्य कर्ण में, जो आपका ईयर ड्रम लगा होता है, जो पन्नी होती है वो ही क्या करती है, डिस्टरबेंस क्रिएट करती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। पिन्ना तो ये बाहर वाला एरिया हो गया, ये नहीं होगा आंसर। कर्णवात नहीं होता, कर्णवात का मतलब ये जो नली है, ये जो नली जाती है उसकी बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। श्रवण तंत्रिका पूरा मिला करके होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक मिलान करने वाला, देखिए मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया है, उससे आप मिलान कर सकते हैं। बताइए एक यंत्र है, कंपन वाला भाग क्या होगा? गिटार में कंपन भाग क्या होती? तनित खिंची हुई डोरी होती, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। इतना क्यों घुमाया इसको, फिर गिटार तो पहले ही हो गया, खिंची हुई डोरी, तो ए का आ गया आपका एक के साथ, तो ए एक के साथ चौथे ऑप्शन पे है, बाकी कहीं नहीं है, तो ऐसे भी एलिमिनेट करते हैं। बांसुरी में देखिए कहाँ होता है, वायु स्तंभ होता है, तबले में तनित झिल्ली होता है, ड्रम में सता होता है। सारे आंसर सही दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, एनसीईआरटी सीरीज अच्छी लग रही है, तो अंत में रुक करके 2 शब्द जरूर लिख के जाइएगा कैसा फील हो रहा है, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। आप लोगों को पता है कि 55 दिन की क्लास है, लगभग 8-9 दिन होने वाला है अपना, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा का पूरा कोर्स में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अभिकथन कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम से निर्धारित होती है। मैंने बताया ना लाउडनेस कैसे निर्धारित होती है, आयाम से, तो ये तो सही बात है। कारण क्या कह रहा है? आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी तेज होगी। बिल्कुल जी सही बात है, और यही बात तो ये कहना चाह रहा था, ये इसका स्पष्टीकरण भी है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के, मतलब अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहे ध्वनि के गुणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि के गुण कैसे हैं उसके विचार कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। हाँ जी बिल्कुल, साउंड जो है एक एनर्जी का ही रूप होता है, ठीक है। कह रहे ध्वनि निर्वात में यात्रा करती है। बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये बहुत गलत बात है। निर्वात में यात्रा ही नहीं करता, इसको मीडियम की जरूरत होती है। तो जहां जहां 2 को सत्य बोला है वो काट दो, 2 सत्य है काट दो, सभी सत्य है काट दो, तो यही आंसर बच गया, क्योंकि 2 तो असत्य है, 1 सत्य है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे ध्वनि तरल पदार्थों की अपेक्षा ठोस में अधिक तेज, बिल्कुल सही है।
ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर बन जाता है, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है औद्योगिक मशीनों और वाहनों विशेषकर आवासीय क्षेत्रों में समन उपकरण लगाया क्यों महत्वपूर्ण। समन उपकरण होता है, मैंने बताया ना, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए समन उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो वह पूछ रहा है क्यों लगाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए या तो पेड़ों की लाइन लगा दीजिए या तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगवा दीजिए समन। ठीक है। मशीनों की ऊर्जा खपत नहीं, मशीनों में परिचालन नहीं, ध्वनि प्रदूषण को कम करने, जो नींद की कमी, उच्च रक्तचाप और चिंता जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण हो सकती है अगर साउंड पोल्यूशन है तो। ठीक है ना। चलिए, तो आपको आंसर मिल चुका है, ये है आपका थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इसका मुख्य कारण क्या है। क्योंकि निर्वात, ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। निर्वात का मतलब हो गया उसमें कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए वो यात्रा नहीं कर पा रही है। देखिए यहां कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है ध्वनि तरंगों को ले जाने के लिए कोई माध्यम नहीं। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए यात्रा नहीं हो पाता। कह रहा है निर्वात ध्वनि तरंगों को अवशोषित नहीं जी, ध्वनि तरंगे इतनी कमजोर होती हैं कि वे निर्वात में चल ही नहीं सकती, ऐसा कोई रीजन नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो गया। तो पहला ही आपका आंसर सही है। ठीक है ना। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखें तो प्लीज़ 2 शब्द जरूर लिख के जाइएगा कैसा लग रहा है। ठीक है। क्योंकि यकीन मानिए आप एनसीईआरटी किसी के पेड क्लास में भी पढ़ने जाएंगे तो भी आपको 1000-1500 रुपये देने ही पड़ जाएंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए फ्री में करा रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने जानने वाले जो भी नीडी पर्सन है उन तक जरूर वीडियो को पहुंचाया करिए। ठीक है ना। आप ही लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जिससे मैं कंटिन्यूअस इतने लगातार एक के बाद एक क्लासेस लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। यकीन मानिए जिस दिन आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है एनसीईआरटी का, आप खुद ही अपने आप में देखेंगे कि साइंस को लेकर के कितने ज़्यादा एक्टिव हो गए, बेसिक कितना क्लियर हो गया आपका। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।